चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। जी हां, इसरो ने ये लाइनें भारत के लिए सार्थक कर दी हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना भारत। और अभी आज 2 सितंबर को सूरज सूरज पर अभियान करने वाला, सूर्य की सतह की जानकारी के लिए हमने सफलतापूर्वक आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। इस पूरी आदित्य L1 मिशन के बारे में चर्चा के लिए सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि आखिर इसका नाम आदित्य L1 क्यों पड़ा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत या पूरा विश्व क्यों ऐसे अभियान करना चाहता है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। फिर हमारे इस आदित्य L1 मिशन में ऐसे कौन कौन से पेलोड हैं, वैज्ञानिक यंत्र हैं, जो कैसी हमें जानकारी किस तरीके से देंगे कि जिससे हमारे वैश्विक जगत को यह जानकारी मिल पाएगी कि आखिर सौर वातावरण में किस तरह के परिवर्तन क्यों होते हैं। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इन अध्ययन का किस तरह से लाभ उठाया जाएगा। जैसा कि नाम है आदित्य, हम भारत में सब जानते हैं कि यह सूर्य का पर्यायवाची है, संस्कृत निष्ठ शब्द है, तो हमने इसका नाम आदित्य रखा। लेकिन एक बात और आती है कि आखिर ये L1 क्या है, ये L1 क्या है। इसको समझने के लिए ये वास्तव में L जो यहां शब्द है वो लैग्रांजे पॉइंट है, लैग्रांजे बिंदु है। और लैग्रांजे बिंदु कुछ इस तरह से, इस पिक्चर को देखिए। एक्चुअली इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जो जोसेफिन लुई लैग्रांजेस थे, उन्हीं को श्रेय देते हुए लैग्रांजे बिंदु नाम दिया गया, क्योंकि ऐसी खोज उन्होंने की। ये देखिए, यहां पृथ्वी और सूरज के बीच में ये 5 बिंदु दिए गए हैं, L1, L2, L3। ये लीनियर है, L1, L2, L3। फिर ऊपर है L4 और L5। जो ये L1, L2 और L3 हैं, ये लीनियर है और इन्हें कहते हैं ये अनस्टेबल लैग्रांजे पॉइंट है। और L4 और L5 जो यहां इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनता है, यहां पर ये L4 है और L5 है। पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो पृथ्वी के ऑर्बिट में L4 आगे रहता है और L5 उसे फॉलो करता है। तो कुल मिलाकर जो L1 है वो यहां है। और ऐसे L मतलब ऐसे लैग्रांजे पॉइंट 5 हैं। अब आएगा ये लैग्रांजे बिंदु होते क्या हैं। ये लैग्रांजे जो बिंदु है ये होते क्या हैं। तो इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि सूरज और पृथ्वी के बीच, वैसे तो जो भी 2 सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सूरज और पृथ्वी के बीच, चूंकि सूरज का अपना गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल पुल है, पृथ्वी का अपना ग्रेविटेशनल पुल है। अब अगर आपने कभी रस्साकसी टग ऑफ वार खेला होगा तो एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। एक ऐसा बिंदु जहां इस सूरज का ग्रेविटेशनल पुल और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें, ऐसा जहां बिंदु होता है उसे हम लैग्रांजे बिंदु कहते हैं। मतलब जो आकर्षण और प्रतिकर्षण है, जो रिपल्सन और अट्रैक्शन है, वो दोनों वहां ले देकर न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। और इस कारण एक और, इसको अगर वैज्ञानिक तरीके से समझना है तो आप सब जानते हैं कि जब भी कोई चीज, बॉडी वृत्ताकार गति करती है, सर्कुलर मोशन करती है, तो उसे एक सेंट्रिपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। लैग्रांजे बिंदु इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर जो दोनों के ग्रेविटेशनल पुल हैं वो पूरी तरह बैलेंस हो जाते हैं, जो उस बॉडी का सेंट्रिपिटल फोर्स है उससे। तो वो बॉडी सहजता से, आसानी से क्या है, सर्कुलर मोशन करती रहती है। तो इस लैग्रांजे बिंदु का फायदा यह हुआ कि अगर यहां पर है तो दोनों के ग्रेविटेशन पुल से, खिंचाव से बच जाता है। और इसीलिए L1 बड़ा आकर्षक बिंदु है
हमारे किसी भी इस तरह के प्रयोग के लिए। इसके दो लाभ बड़े साफ दिखते हैं। अगर अब यहां हमने कोई प्रोब उतारा तो उसे घूमने के लिए अब वहां कोई खिंचाव नहीं है, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, अतः हमें एनर्जी की कम जरूरत पड़ेगी, अर्थात हमें कम फ्यूल की आवश्यकता होगी। तो L1 पॉइंट का फायदा यह हुआ कि जो हमने प्रोब भेजा उसे कम एनर्जी की जरूरत होगी, कम फ्यूल की जरूरत होगी। और दूसरा फायदा यह हुआ, यहां से देखिए, यहां पर अगर हमारा प्रोब है आदित्य और यहां पर हमने लेंस के द्वारा अगर सोलर एटमॉस्फेयर की ओर लगाया है तो बिना किसी बाधा के, बिना किसी इंटरप्शन के ये लगातार सोलर एटमॉस्फेयर का अध्ययन करता रहेगा। इवन एक्लिप्स का असर भी यहां नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देख ही रहे हैं आप कि पृथ्वी और सूरज के ये बीच में है। तो इसलिए ये दो L1 बिंदु इसलिए चुना गया और इसीलिए हमने आदित्य के साथ L1 नाम लगाया है अपने मिशन का, क्योंकि ये बिंदु, इस पॉइंट पर प्रोब स्थापित करना बड़ा जरूरी है और उसके फायदे को सोचते हुए हमने इसका नाम ही रखा आदित्य L1। अब ऐसे 5 जो मैंने बताए लैग्रांज बिंदु होते हैं, और जो L3 है, देखिए ये सूरज के पीछे है। अगर हम पृथ्वी से सूरज के वातावरण को जांचने की बात करें तो अभी जो वैज्ञानिक क्षमता है उसमें सबसे कम इंपॉर्टेंट हमारे लिए L3 हो जाता है। और जो L2 है, आपने जेम्स वेब ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप का नाम सुना होगा, तो जो हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी है ये यहीं स्थापित है और इसी के द्वारा बहुत बेहतरीन ऑब्जर्वेशन दिए जा रहे हैं। याद रखना है, यह भारत का दूसरा स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। पहला हमने एस्ट्रोसेट ऑलरेडी, जिसको हम एस्ट्रो सैटेलाइट कहते हैं, एस्ट्रोसेट स्थापित किया हुआ है। सोलर के लिए भले पहला है, लेकिन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी की अगर बात करें तो एस्ट्रोसेट के बाद यह दूसरा मिशन है हमारा। तो L1 की समझ अब क्लियर हो गई होगी। अब आता है कि आखिर अगर हम इसके पूरे इस बात को देखें कि कैसे गया, तो भारत ने, हमने 2 सितंबर को जब यहां पृथ्वी की कक्षा से इसे लॉन्च किया, अब यह अपनी ऑर्बिट बढ़ाते हुए फिर यहां करीबन L1 में आने में, और याद रखिएगा पृथ्वी से जो L1 की दूरी है वो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। मतलब यह आसान नहीं है। कितनी दूर है? 15 लाख किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी से L1 की। अगर सूरज की बात, ये 1% दूरी है केवल सूरज से, मतलब पृथ्वी से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है दूर। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी से सूरज की, और हम कहां जा रहे हैं? 1.5 मिलियन, 15 लाख किलोमीटर, 1% दूरी तय कर रहे हैं और L1 पर पहुंचेंगे। ऑब्वियसली आज लॉन्च हुआ, लेकिन इस अभियान L1 में जाने में भारत के इस आदित्य प्रोब को 125 दिन लगेंगे, 125 डे के आसपास लगेंगे। अगर थोड़ी तुलना करें चंद्रयान 3 से, तो यहां 2 चीज आपको समझना होगा। चंद्रयान 3 हमने लॉन्च व्हीकल मार्कअप 3 से किया था, जबकि जो आदित्य L1 है ये हमने PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो GSLV है, ये पोलर सैटेलाइट है, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था, इसके एक्सेल वर्जन, एक्सटेंडेड लॉन्च वर्जन से किया है, जिसका नंबर है C57। साथ ही साथ चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर होती है, जबकि हम L1 जा रहे हैं तो अभी मैंने बताया ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी है। मतलब लगभग 4 गुना ज्यादा दूरी तय करनी है। अब हम, चूंकि आप जानते हैं कि इसरो या भारत जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसमें इतना ज्यादा सक्षम है, इतना आत्मनिर्भर है कि अपने जितने भी लगभग प्रयोग हैं उसको काफी हद तक सफलतापूर्वक करता है। याद होगा
जब हमने मिशन टू मार्स किया था, मंगलयान किया था, वो भी हमने पीएसएलवी के एक्सेल वर्जन से ही किया था। तो हम बड़े निश्चित हैं और हमारी जो पीएसएलवी की क्षमता है वो हमें बड़ी यूनिक बनाती है। एक और इसरो के द्वारा दिए गए पिक्चर में अगर आप देखें तो यहां पे अर्थ है और यहां पर सन है, अर्थ और सन। और ये जब हम देखते हैं तो यहां पर ये देखिए, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है जो लीनियर हो गया, और यहां L4 है और यहां पर L5 हो गया। तो ले देके देखेंगे हमेशा सन के पीछे जो L, आप देखिए ये हमेशा सन के पीछे L3 रहता है। तो अब इस तरीके से हम यहां जो L1 है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये लगातार सन का ऑब्जर्वेशन करता रहेगा। अब देखिए एक चीज बड़ी साफ आती है कि आखिर हमारे अगर वैज्ञानिक उसमें जाएं तो आखिर इसमें ऐसा क्या जा रहा है, कौन कौन सी चीजें हम इसमें लगा रहे हैं। तो याद रखिए एक शब्द है वैज्ञानिक जिसको कहते हैं पेलोड। मतलब आखिर जो वैज्ञानिक यंत्र गए हैं उन सबको मिलाकर उनके भार को हम पेलोड कहते हैं। जो यंत्र भेजे जा रहे हैं उस किसी भी सैटेलाइट के साथ, प्रोब के साथ, उसे पेलोड कहते हैं। तो इसमें मेजर हम 7 पेलोड की बात करते हैं। 7 पेलोड जो इंपॉर्टेंट है, जो गए हैं और वो क्या करेंगे आप देखिए। सबसे पहला है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी, इसे शॉर्ट फॉर्म में वेल्स कहते हैं, VELC। ये क्या करेगा तो ये कोरोना की हीटिंग की माप करेगा और साथ ही साथ जो एक्सेलरेशन है, याद रखिएगा कोरोना मास इजेक्शन CME, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिर एक्सेलरेशन ऑफ CME को मापने के लिए और कोरोना हीटिंग को मापना जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा वो वेल्स करेगा। उसके बाद जो दूसरा हमारा पेलोड है उसका नाम है सूट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। जैसा कि नाम है ये फोटोस्फीयर, अभी मैं एक फोटो से बताता हूं ये जो शब्द आ रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की जानकारी देगा। तीसरा है सोलेक्स, ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, मतलब वहां सूरज की सतह से जो एक्सरेज निकलती हैं उसकी जांच करेगा। उसके बाद एक हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो L1 ऑब्जर्वेटरी है इसको क्या करना है, ये जो फ्लेयर्स हैं एक्सरे फ्लेयर्स उसकी जांच करेगा, एक्सरे फ्लेयर्स की जांच करेगा। उसके बाद है आप देखिए आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये जो सोलर विंड हैं, जो सौर पवने हैं, उसके पार्टिकल जो कण की एनालिसिस है वो करेगा। उसके बाद एक है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पापा कहा गया। वो सोलर विंड के कंपोजिशन की जांच करेगा कि आखिर ये जो सौर पवने हैं वो किस तरीके से बनी है और उनका कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो मैग्नेटोमीटर है वो L1 पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता है, वो 2 प्लैनेट के बीच उसका मापन करेगा। तो कुल मिलाकर ये 7 प्लैनेट हैं। अगर जो देखा गया इस तरीके से स्वीट, वेल्स, पापा, मैग्नेटोमीटर, HAL1OS एंड स्विच, ये आपको 7 पेलोड जानने चाहिए। अब ये क्यों जानने चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने कहा कि सूरज जो कोरोना है, कोरोना नाम से पृथ्वी के लोग, भारत के लोग, सभी लोग डरते हैं। वो कोविड-19 नहीं, ये कोरोना। इस चीज को समझने के लिए जरा हम इसको समझते हैं सूरज के लिए। अगर हम जिस तरह हम जब अर्थ के स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखते हैं तो कहते हैं कोर है, फिर मेंटल है और सबसे ऊपर क्रस्ट है और यहां कोर है। वैसे ही सूरज का जो सबसे अंदरूनी भाग है इसको हम कोर कहते हैं। और कोर
बहुत गर्म ऑब्वियसली, और आपको आश्चर्य होगा कि ये जो यहां पे टेम्परेचर है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, इतना गर्म है ये। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक रेडिएटिव जोन आता है, रेडिएशन से ये गर्म होता है इसलिए रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्शन एनर्जी होती है इसलिए कन्वेक्शन जोन बोलते हैं। इन जनरली जब हम कोर कहते हैं तो कोर के जस्ट आगे रेडिएशन और उसके ऊपर कन्वेक्शन जोन होता है। फिर आता है यही फोटोस्फीयर जो अभी बार बार आप देख रहे थे पेलोड में। इसी फोटोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और ऊपर बढ़े तो क्रोमोस्फीयर आता है, और क्रोमोस्फीयर में टेम्परेचर वेरिएशन दिखता है और 4000 से 10000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और जब हम यही कोरोना है ये जो सूरज की ऊपरी एक तरह से सतह है जिसे हमने क्रोमोस्फीयर कहा, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कोरोना। और कोरोना की दिक्कत ये है, आप देखिए कोर गर्म है समझ में आता है, लेकिन जैसे जैसे जाता है ठंडा होता है समझ में आ रहा है 6000 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कोरोना का टेम्परेचर तो 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस 1,00,000 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। तो ये जांच का विषय है। इतनी उन्नति होने के बावजूद वैज्ञानिक क्षेत्र में ये नहीं जाना जा सका है, कोई डेफिनेट नॉलेज नहीं है कि आखिर क्यों यहां से एब्रप्ट ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठंडा होता समझ में आता, लेकिन 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाना आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और यहां हम सबको पता है कि जो कोर है यहां पर एक न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस चलता है, नाभिकीय संलयन विधि चलती है। जब हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों के कारण ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। सूरज और तारों की रोशनी उनकी टेम्परेचर का मूल स्रोत नाभिकीय संलयन विधि ही है, फ्यूजन विधि ही है। तो यहां तो इतना हाई टेम्परेचर होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन फिर ऊपर जाने पे तो कोरोना आते आते ये आखिर क्या हो रहा है। और यही नहीं, बहुत बार ऐसी घटनाएं होती हैं, सोलर विंड चलती है, सोलर स्टॉर्म चलता है, सोलर फ्लेयर्स जब तेजी से इजेक्ट होती हैं और कई कई बार वो पृथ्वी की सतह पर आती हैं, तो आपको आश्चर्य होगा। ये क्यों जानना जरूरी है, इस बात को जरा ऐसे देखिए कि अगर वो सोलर विंड, सोलर स्टॉर्म पृथ्वी से टकराती हैं तो पृथ्वी पर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे इक्विपमेंट हैं, हमारी सेवाएं हैं, वो सब प्रभावित होती हैं। आप सोचिए अगर ऐसा सोलर स्टॉर्म आया तो जो जीपीएस सिस्टम है, जिस जीपीएस के द्वारा आप कहीं भी जाते हैं ओला उबर बुक करके, पता चलेगा वो जीपीएस फेल हो सकता है। जहाज कोई अगर पानी में जा रहा है उसको भी दिशा देने के लिए अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट है वो भी जो है फेल हो सकता है। केवल यही नहीं, हम आपका मोबाइल का फोन, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव पर आधारित चीजें हैं वो सब की सब प्रभावित हो सकती है। और इससे होगा ये कि पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम आजकल खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप कहें कि आईटी रेवोल्यूशन की ये एज में जो ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव पे आधारित हैं, ये सब डिस्टर्ब हो सकती हैं। पूरा सिस्टम एक तरह से कोलैप्स कर सकता है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि आखिर ये जब सब स्टॉर्म आ रहे हैं तो आखिर ये किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं पृथ्वी को, किस तरह से हमारे जनजीवन, हमारी सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं, इन सबको जानना बड़ा जरूरी है। यही नहीं, आज इतने सारे सैटेलाइट हमारे और हम विश्व ने सब बहुत सारे उपग्रह भेजे हुए हैं अंतरिक्ष में, सब किसी ना किसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव पर आधारित हैं। और अगर ये सोलर विंड आते हैं तो उन कक्षाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। हमारे सैटेलाइट जो स्थापित हैं उनकी जो बेसिकली क्रियाविधि है वो भी प्रभावित हो सकती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है इसका अध्ययन। बेसिकली
अगर हम आदित्य L1 की बात करें कि आखिर इसे क्यों हम अंजाम दे रहे हैं, तो भारत ऐसा पहला देश नहीं है जो ऐसा अभियान कर रहा है। खासकर नासा और यूरोपीय एजेंसी ने सबसे ज्यादा अभियान इस क्षेत्र में किया है। कुल मिलाकर अब तक 22 से 23 अभियान पूरे विश्व ने कर लिए हैं और अमेरिका और यूरोपीय एजेंसी के अलावा चाइना और जापान ने भी इसमें प्रयास किया है। और उसके बाद भारत को ही एक क्रेडिबिलिटी है कि जिसने अभी प्रक्षेपण करके 125 दिन बाद यह तय होगा कि भारत को किस आधार पर और कितना श्रेय दिया जाएगा। लेकिन इन सभी में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि कोरोना मास इजेक्शन है, उसकी जांच करना। कोरोना मास इजेक्शन को जानना बड़ा जरूरी है कि उसका प्रोसेस क्या है, क्यों होता है। दूसरा, जो हमारा फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर है उसकी सतह के बारे में पता लगाना जरूरी है। जो सोलर विंड और सोलर स्टॉर्म है वो किस तरीके से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी के आसपास से गुजरते हैं तो किस तरह से चीजों को प्रभावित कर सकते हैं, इसे भी जानना जरूरी है। याद रखना है कि सूरज जो हमारा आधार तारा है, सूरज के इर्द गिर्द ही हमारा प्लेनेटरी सिस्टम है। हम अगर सूरज की जानकारी को बेहतर जान पाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी जान पाएंगे कि आखिर सूरज के आसपास या सूरज के एटमॉस्फेयर में होने वाले परिवर्तन किस तरह पृथ्वी को प्रभावित कर रहे हैं। याद रखना है कि अगर हम मास की बात करें तो पृथ्वी या पूरे प्लेनेटरी सिस्टम का अगर हम देखें तो लगभग 99% से अधिक मास केवल और केवल सूर्य का है। हम ऐसे बहुत सारी तुलनाएं देख सकते हैं कि यह पता चले कि हमारा जो प्लेनेटरी सिस्टम है वो सोलर बेस पर ही है। इसलिए सूरज की जानकारी होगी तो हम न केवल पृथ्वी बल्कि अन्य प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में और उन पे होने वाले प्रभावों के बारे में भी बेहतर जान सकेंगे। तो ये हमारा आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य है। और हमने जो अभी आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, जिस दिन हम L1 में पहुंचेंगे और उसके बाद हमारे 7 पेलोड हमें जिस तरह की जानकारी देंगे उससे न केवल भारत बल्कि समग्र विश्व को आशाएं हैं कि हमें बेहतर जानकारी मिल पाएगी और पूरे समस्त वैश्विक लेवल पर वैज्ञानिक एक नई चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे।